मैं शुरुआत हिमंता बिस्व शर्मा के उस बयान से कर रही हूं अनंत जी, जिसमें उन्होंने आज ऐसा लगा कि बड़े दिल से बात की है, लेकिन बहुत से लोगों को वो बात खल रही है। उन्होंने ये कह दिया कि मुस्लिम आबादी 12% थी 51 में और अब 40% है। इस डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचना होगा, कुछ करना होगा, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक जो एक तस्वीर है वो बदल रही है। आप इसके बारे में सोचते क्या है? इससे पहले मैं इस पर बहस शुरू करूं, हिमंता बिस्व शर्मा सीधे सीधे बता रहे हैं कि ये असम नहीं, ये देश की तस्वीर हो सकती है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ठीक कह रहे हैं। अगर आप सिर्फ वो झारखंड का उदाहरण दे रहे थे, लेकिन अगर आप पूरा बिहार का देखिए हिस्सा, जो किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर वाला इलाका है, और रिसेंटली मैं अभी गोवा गया था, गोवा में मडगांव में वहां की डेमोग्राफी पूरी तौर पर बदल गई है। मुझे बताया गया कि जब से डायरेक्ट ट्रेन हो गई है मडगांव की, तब तक गोवा में मुसलमानों की संख्या बहुत नहीं थी, लेकिन अब 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हो गए जहां मुस्लिम वोटर इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सीमांचल है, जो पूर्वोत्तर के इलाके हैं, वहां से लेकर के सुदूर गोवा तक ये एक हो रहा है, और ये इस पर भारतीय मुसलमानों को बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, उन घुसपैठियों पर हेमंत बिस्वा शर्मा की नजर है। वो कहते हैं कि हमारे मुसलमान यहाँ के ठीक है, लेकिन जिस तरह से बाहर के मुसलमानों को यहाँ इन्फिल्ट्रेट कराया जा रहा है, वो चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से आप देखिए 1951 में जितनी जनसंख्या थी और अब जितनी जनसंख्या है, भले ही अल जजीरा से लेकर तमाम तरह के लोग उसको पीएम एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट बताकर खारिज करें, लेकिन तथ्यों को खारिज करने के लिए उनके पास कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि ईएसी की जो रिपोर्ट थी मुसलमानों की संख्या विस्फोट को लेकर, वो 43% बढ़ी है, टू बी प्रिसाइज अगर आप देखें तो मुझे ये लगता है कि ये एक गंभीर मुद्दा है। इस पर सभी दलों को समान रूप से ये हिंदू मुसलमान बनाने के बजाय इसको भारतीय मुसलमान या भारतीय नागरिक बनाम घुसपैठिए बनाकर इस पर चर्चा करनी चाहिए। और जिस प्रकार से सांस्कृतिक, अब गोवा जैसे जगह पर अगर 2 विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी उसको प्रभावित करने की स्थिति में आ गई है, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जब तक ये ध्यान नहीं दिया जाएगा, और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय मुझे लगता है कि एक जनसंख्या नीति होनी चाहिए। और जनसंख्या नीति के अलावा सीएए और एनआरसी को पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ही एकमात्र उपाय हमें दिखाई देता है जो भारतीय संस्कृति है, जो सांस्कृतिक धरोहर हमारे हैं, उनको बचाने के लिए मुझे लगता है कि आपने जो बात बोली है, आपने कहा कि एक तस्वीर जो भारत की है वो बदल रही है। एक पीएम सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट आई थी, उसने भी कुछ इस तरह की बात कही थी। मैं उस पर जाऊं, लेकिन हिमंता बिस्व शर्मा ने जो बयान दिया है, मैं अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूं। आपके नेता अभी इस वक्त बार बार एक्स पर पोस्ट करके सारे बीजेपी नेताओं के बयानों पर चुटकी ले रहे हैं। उसमें उन्होंने हिमंता बिस्व शर्मा के बयान का भी जिक्र कर दिया, शुभेंदु अधिकारी के बयान का भी जिक्र कर दिया, और जो इस वक्त यूपी में बीजेपी में हो रहा है उसका भी। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या ये डेमोग्राफिक चेंज, इस पर बोलना कोई दिक्कत है? क्योंकि सवाल यही है, और ये बात बार बार होती है कि भारत यहां पर हिंदू और हिंदू अल्पसंख्यक अगर इस देश में होगा, क्या ये ऐसी भी तस्वीर कभी हो सकती है? देखिए सुचित्रा जी, वो क्या कहते हैं कि सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ़ है, और झूठ बोलो, झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत। सच्चाई क्या है? मुझे लग रहा है कि बीजेपी के नेता जो हैं वो उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हमेशा वो भ्रम की राजनीति करते हैं और देश को गुमराह करने की बात करते हैं। जिस तरह एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, साहब हिंदू और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। मैं जानना चाह रहा हूं, मैं एक आंकड़ा आपको देना चाह रहा हूं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक अगर आप देखें, उसमें आया है बाकायदे डिटेल कि जिन राज्यों में 20% से ज़्यादा आबादी है मुस्लिमों की, वहां प्रजनन दर जो है वो राष्ट्रीय औसत जो 1.8% है उससे कम है। ये कौन कह रहा है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कह रहा है। इसका मैं आंकड़ा देना चाहूंगा, आप लक्षद्वीप पे देख लीजिए, मुस्लिमों की आबादी है 96%, लेकिन प्रजनन दर क्या है? 1.4।
जम्मू एंड कश्मीर में 68% मुस्लिम हैं और वहां प्रजनन दर है 1.4, असम में है 34% मुस्लिम और वहां पर प्रजनन दर है 1.7। इस तरीके से वेस्ट बंगाल को ले लें, 27% मुस्लिम है, प्रजनन दर 1.6। लेकिन आप दूसरी तरफ आप देखिए, आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज कहा कि 51 में 12% और आज 40%। मैं जो बात, ये तो तस्वीर बदलने वाली ही फिगर्स है ना सर। अब आप 12% से 40%। मैं क्या कह रहा हूं सुचेता जी, ये तरीका नहीं। आप देश की बड़ी पत्रकार हैं, बात को पूरा आ जाने दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। नहीं आप बात समझ लीजिए, आपने बात स्टार्ट किया तो बात खत्म करने दीजिए। मैं बीच में इंटरजेक्ट करूंगी सर, तरीका तो यही है। उन राज्यों में ऐसा नहीं है, आप हमेशा आते हैं और बहुत सारी बातें रखते हैं, उसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं। मैं इंटरजेक्ट करूंगी, आप 12% से 40% के जंप को कैसे देखते हैं इसे एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे। बस बात सुन ले, बोलिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बात सुन ले। हमें अभी असली मुद्दे पे तो हम आए नहीं, अभी तो हमें जनरल आइडिया दे रहे हैं। असली मुद्दे पर लाइए। जिन राज्यों में हिंदू भाइयों की आबादी ज्यादा है, गुजरात में, अरे प्लीज आप सुनेंगे नहीं तो जो नहीं सुनेंगी तो फिर आप दूसरे पूछिए सवाल। बोलिए बोलिए। हेलो बोलिए सर। भाई आप सुनना चाहें मेरी बात सुन ले तो बेहतर होगा। मैं कह रहा था जिन राज्यों में हिंदू भाइयों की आबादी ज्यादा है, गुजरात में ले ले 88% है, वहां पर प्रजनन दर क्या है 2.1। राजस्थान में ले लें 88.41% है हिंदू भाई, वहां 2.5 प्रजनन दर है। आप मध्य प्रदेश में ले लें 90% है हिंदू भाई, वहां 2.2। तमाम आंकड़े हैं, मैं लंबी बात नहीं करना चाहूंगा। मकसद क्या है कहने का? इन सारी चीजों का सिर्फ एक मकसद है कहने का कि जनसंख्या का जो लेन देन है, जो हिसाब किताब है, वो सीधा सीधा एजुकेशन से है। आप शिक्षित करिए, लेकिन यह सरकार शिक्षा तो दे नहीं पा रही है, शिक्षित लोगों को कर पा नहीं रही है, ना ये यूनिवर्सिटी खोलती है, ना ये स्कूल खोल रही है। तमाम बड़े बड़े वायदे दावे कि साहब हम एजुकेशन पे ये काम करेंगे, ये कर रहे हैं, काम उस पर कुछ नहीं हो रहा है। ना लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान का राव गला पा जा रहा है। अच्छा, क्या ये मैं कह रहा हूं तमाम देश में बड़ी समस्याएं हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी के प्रदेश में भी बड़ी समस्याएं हैं। और ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूं। एक मिनट विष्णु शंकर जैन आ गए हमारे साथ, मैं उनसे पूछ रही हूं जरा। आपने कहा कि ये सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है, यानी इसका सीधा मतलब ये कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। विष्णु जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं? आमतौर पर ये जो चर्चाएं होती हैं कि देखिए इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है, हिंदू तो अल्पसंख्यक हो जाएगा इस देश में, लेकिन आज जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, उन्होंने कहा कि जिस तरह असम में 12% से 40% मुसलमान हो गए, ये एक एक्चुअल तस्वीर है, ये और राज्यों में भी हो रहा है। क्या इसके पीछे सच्चाई है? अजीज खान साहब कह रहे हैं ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है। देखिए, आपको आसाम की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मैं तो कोर्ट का रिकॉर्ड बता रहा हूं, सर्बानंद सोनोवाल के केस में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक एग्जामिन हुआ था और उस समय के जो गृह सचिव थे, उन्होंने एक एफिडेविट दिया था इंद्रजीत गुप्ता जी ने, जिसमें ये बात कही थी कि काफी इलीगल इमिग्रेशन आसाम में हो चुका है। तो यहाँ पे जो हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान है, उसको आसाम की जो भौगोलिक स्थिति है और वहाँ पे जो समस्या चल रही है उससे जोड़ के देखना होगा। जिस भारी मात्रा पे वहाँ पे इन्फ्लक्स हो रहा है आउटसाइडर्स का, और जिस तरह से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आसाम की पॉपुलेशन बढ़ाई जा रही है, डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का विषय है, पूरे देश के लिए खतरे के आसार हैं। और इसीलिए इलीगल इमिग्रेशन और जिस तरह से पॉपुलेशन एक कॉन्स्पिरेसी की तरह बढ़ाई जा रही है, उसके प्रति कंसर्न है, जो सर्बानंद सोनोवाल के केस में भी रेस किया गया था और इसीलिए एनआरसी की मांग आसाम में की गई थी। तो यहाँ पे जो आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशनल परिधि के तहत अपना स्टेटमेंट दिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंज करने के बाद अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न हो रही है, अगर डेमोग्राफिक चेंज इस मंशा से किया जा रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी भागीदारी, इन सारी बातों से अगर डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होंगे? अगर इस तरह से डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, जब ये मानसिकता हो कि इस देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुस्लिम्स का होगा, तो उसके बाद अगर डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं तो क्या यहाँ के नागरिकों को उसके ऊपर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है? और ये सारे कंसर्न्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के हैं। और अगर आप सर्बानंद सोनोवाल का केस पढ़ेंगी तो उस समय भी ये सारे कंसर्न सुप्रीम कोर्ट के पटल पे रखे गए।